नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक इस्लामी कट्टरपंथी के बारे में, शोएब जमाई या जमाई जो भी नाम है। अ, इस व्यक्ति को आपने टीवी डिबेट्स पे देखा होगा और पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली विषैली बातें हर जगह करता पाया गया। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से अपनी मतलब शक्ति कहाँ से पाता है? कैसे इस तरह के मुल्ले, मौलवी टीवी डिबेट्स में पहुँचाए जाते हैं? उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? और ये कैसे हमेशा हिंदुओं को या उन महिलाओं को जो इस्लाम जो है जिन्होंने त्याग दिया है या किसी गैर मुस्लिम से विवाह किया हुआ है उन्होंने, उन लोगों के ऊपर इनकी जो मतलब विषैली ज़ुबान होती है, ये तय करते हैं कि कौन हराम कर रहा है, कौन हलाल कर रहा है, ये सारी बातें। इसमें हम आपके प्रश्न भी लेंगे, लेकिन वो वीडियो के उत्तरार्ध में होगा, सेकंड हाफ में। पहले हम इसके कुछ वीडियोज़ को हम चलाएँगे आपके स्क्रीन पर और फिर उस पे चर्चा करेंगे और फिर ये इसका पूरा चित्रण जो है उस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक वीडियो ये वाला देखिए। मानती है और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। चलिए अब ये सब चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम मिलेगा, साले दरिया हरामी। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। कई बार क्या होता है इस वीडियो में जो आपने देखा, कई बार क्या होता है कि पुरुष जो है उस तरह से उत्तर नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो सुबही खान का मामला है। वो वैसे भी कोई मतलब उनकी तरफ कुछ फेंकता है तो वो डबल जो है इंटेंसिटी से लौटा देती हैं, जो आपको दिख भी गया। लेकिन मुझे यहाँ सुबही खान से थोड़ी आप कह सकते हैं कि शिकायत है, क्योंकि किसी माँ के बच्चे के ऊपर इस तरह से कि वो हलाल है कि हराम है, ऐसे करके जब कोई करे और वो आपके मात्र मतलब 5 मीटर की रेंज में हो, तो आपको तो कायदे से चप्पल खोल के वहीं से उठना चाहिए था और जो कोई रोक रहा है उसको झिटकते हुए इसकी दाढ़ी पकड़ के और इतने चप्पल इसको मारने चाहिए थे कि इसको अपना मतलब ये हराम की पैदाइश है या हलाल पैदाइश है या हलाला की पैदाइश है, पता नहीं चलता ना बहुत लोगों का, जो खास करके ये हलाल हराम जो करते हैं तो अपने घरों से सीख के आते होंगे। हो सकता है इनके अब्बू जो है इनकी अम्मी को कहते होंगे कि ये शोएब जो है ये हलाल पैदाइश है कि हराम पैदाइश है। इस तरह की चर्चा जब घर में होती होगी तभी तो आप इस तरह का एक तरह से इंटर्नशिप आपकी होगी ना हलाल और हराम पे, तो वहां पे हुआ। तो सुबोही जी को तो बाकायदा चप्पलों से इसको पीटना चाहिए था और सिर्फ सुबोही को नहीं, जो भी वहां पे अपने आप को पुरुष बताता हो और जो भी यहाँ अपने आप को नारी बता रही थी उसको तो कायदे से वहीं पे शोएब जमाई को इस तरह से डील करना चाहिए था कि इसके जैसे लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, मुंह सेव कर लेंगे और बोलेंगे हम क्या, हम हो गए इस्लामिक स्कॉलर। ये स्कॉलर हैं इनके। आप सोचिए कि जिस मजहब के स्कॉलर का स्तर ये है तो बाकी आदमी का स्तर जो है किस स्तर का होगा। ये लोग एक तो टीवी में ये लोग जाते हैं और जो आज मैंने जो लिखा है कि कौन है ये शोएब जमाई, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है शोएब जमाई, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये एक विशेषण है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की पूरी एक आप कह सकते हैं कि रैबिड हेट मॉन्गरिंग ब्रीड जो है, ये पूरी एक प्रजाति जो है मदरसों में मैन्युफैक्चर की जा रही है। या आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है ना, जिसमें बच्चों को जो है टावर्स बनाए हुए हैं, उसमें बच्चों को बैटरी की तरह जो यूज किया जा रहा है। शोएब जमाई जैसे लोग
ऐसे ही टावरों से आते हैं जिसका नाम मदरसा है, वो यहीं पर से पढ़ के आते हैं। इनका इतिहास का ज्ञान जो है पूरा अलग होगा। आगे मैं वीडियोस दिखाऊंगा इसको कि ये किस तरह के इतिहास से संचालित होता है। ऐसे लोग जो है वो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे इस तरह की घृणा सन्निहित है हर व्यक्ति में, लेकिन सबको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं। तो जो मुसलमान, आप सोचिए कि पीएचडी इसने किया हुआ है, ये पढ़ाता है जामिया मिलिया इस्लामिया में, और बाकी के आप वीडियो देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे कि अगर इन समुदायों से जो पढ़ जाता है वो या तो उमर खालिद टाइप का बनता है ना, वो उसका भी 1000 दिन हो गया है जेल में, वो बम बनाता फिरेगा। आईआईटीएन अगर हुआ शर्जील इमाम तो वो अलग जो है वो दंगा, मतलब तेरा मेरा रिश्ता क्या करते हुए घूम रहा है और शाहीन बाग के दंगे करवा रहा है। पढ़े लिखे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 में 100 मुसलमान इसी तरह के, नहीं, बिल्कुल नहीं। 5-6 आपको मिलेंगे जो इनसे अलग लोग हो सकते हैं। मैं सबको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मेरे कथन को किसी भी तरह से मतलब मिसकंस्ट्रू ना किया जाए। 5-6 हमेशा, 100 में से 5-6 इस समाज में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों से अलग होते हैं, तो उनको जो है उनका उदाहरण अलग रखा जाए। तो जब शोएब जमई जैसे लोग जो होते हैं वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तो है जिसको कह दिया मदरसे में मौलवी ने या मस्जिद में शुक्रवार के बाद कि तुम्हें जो है बेटा पत्थर लो और फेंकना है। कश्मीर में जो हम देखते थे शुक्रवार के बाद जो है पत्थरबाजी होती थी, जैसे होता है ना, आपका मेट डिपार्टमेंट बताता है गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। तो शुक्रवार को आप समझ लीजिए कि कश्मीर में मुल्लों ने इस तरह की दावत दी है कि भाई बेटा हाथ में पत्थर लो और मारना है तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेज पे, 500-500 रुपया जाते वक्त लेते जाना। वो है, ये है आपकी इनकी पैदल सेना। उसके बाद की जो सेनाएं आती हैं जो जो कहीं ना कहीं से योजना बनाती हैं, और उसके बाद जो लोग इस तरह की योजनाएं बनाते हैं और फंसते हैं जब, तो फिर आपको उस तरह के लोग मिलेंगे जो इनको कवरिंग फायर देते हैं, जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, जो बताते हैं कि नहीं वो जो उसका बेटा था उसका नाम गालिब था यार, उसको कुछ ना किया जाए, वो जो है धोनी का फैन था, वो तो हेडमास्टर का बेटा था बुरहान वानी। इस तरह की बातें कह के उनके एक्शंस को जस्टिफाई किया जाता है। तो ये शोएब जमाई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक घटिया विचारधारा का प्रतिनिधि है। अब देखिए इसका जो 2 वीडियो जो वायरल हुआ है कल को, एक तो पिट गया है बेचारा, तो एक तो वो वायरल हुआ, अब दूसरा देखिए अखंड कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का जिसको हमारे आबा अदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है, अपनी कुर्बानियों से सींचा है। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस देश का, इस भारत का पूरे राष्ट्र के तौर पर यहां से हिंदू राष्ट्र तो क्या, इसका भूभाग का एक टुकड़ा भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये इनका एक तो इतिहास का ज्ञान था और एक जियोपॉलिटिकल ज्ञान था कि कैसे 25-25 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान और 25 करोड़ जो है पाकिस्तानी मुसलमान आ जाएंगे, भारत में 25 हैं तो 75 करोड़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर गजरा या हिंदी या मुजरा या हिंदी ये लोग जो करना चाहते हैं वो ये लोग कर लेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद इन्होंने बोला कि 1857 से मदरसे का एक भी बच्चा नहीं था जिसने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है कुछ किया नहीं।
ये इतनी विलक्षण बात है। और एक होता है ना कि झूठ तुम इतना ना एक्सट्रीम में झूठ जाके ऐसा लंबा फेंक दो कि आदमी सोचे नहीं यार, बोल रहा है सारे मदरसों के बच्चे गए तो कुछ तो गए ही होंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ही झूठ बातें हैं। अगर इनकी, ये जिस फेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको लगता है कि हर आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, फिर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जैसे विचारों के लोग कभी भी राष्ट्र जैसे एंटिटी में विश्वास ही नहीं रखते। तुम्हें कौम जैसे एंटिटी में अधिक विश्वास है और तुम्हें लगता है कि हम अलग हो जाएंगे, सेपरेट रहेंगे, तभी हमारा विकास संभव है, तभी हम सही से रह पाएंगे। तो आपके पास विश्व के 2 विकसित राष्ट्रों के नमूने हमारे दाहिने और बाएं में मैप पे दिखता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। तुम जो ये 25-25 करके जोड़ रहे हो, एक बात होता है ठीक है, संख्या बल में तुम 75 हो जाओगे करोड़, लेकिन क्वालिटी क्या है उनकी? पाकिस्तान बेचारा गधा बेच रहा है, अपनी बेटियों को बेच रहा है चीन के हाथों, और उसके कारण उसका कुछ खर्चा चल रहा है। आजीवन जब से बना है तब से आप कह सकते हैं कि पोल डांसर की तरह नाच रहा है अमेरिका के सामने, या फिर उनको प्राइवेट डांसेस देता है। जो जिन लोगों ने कभी ये पोल डांस जहाँ पे होता है ऐसे क्लबों में शिरकत की है, उनको पता होगा कि मैं प्राइवेट डांस से क्या मेरा तात्पर्य है। तो ये लोग, पाकिस्तान का तो पूरा इतिहास रहा है, और अभी तुम उन पाकिस्तानियों को लाओगे तो करोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये क्रूसेड वाला समय है? और उसमें भी, क्रूसेड में भी देख लो तुम्हारी हालत क्या हुई। पूरे यूरोप की तरफ बढ़े थे ना, क्या हुआ? इतिहास से सीख लो। अगर इतना ही तुम में दम होता, मैं शोएब जमई को नहीं बोल रहा हूं, पूरे ऐसी सोच रखने वाले एक एक मुसलमान को या भारत विरोधी व्यक्ति को बोल रहा हूं, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, जो भी हो, जिसको भी ये कंफ्यूजन है कि वो भारत को गजवाए हिंद कर देंगे और प्राइम मिनिस्टर ये मुस्लिम बन जाएगा, फलाना ढिमका, इस तरह की जो भी सोच रखते हैं कि 25 करोड़ इधर से आ जाएगा, 25 करोड़ उधर से आ जाएगा, तुम लोग भूल रहे हो कि गोधरा में क्या हुआ था। गोधरा में 59 कार सेवकों को तो तुम्हें लोगों ने जलाया था ना। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में जो दंगे किए, पूरा पूर्व नियोजित योजना, 3 महीने से तैयारी चल रही थी मस्त, सब कुछ तुम्हारे पास था, क्या हुआ? तुम्हें लगा कि हिंदुओं को तुमने घेरा हुआ है और वो कुछ नहीं करेगा, वो खाली ट्विटर पे लिखता है, परिणाम देख लो। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिनके हर घर में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी सोच रखने वाले हिंदुस्तानियों और बांग्लादेशियों की भी बात कर रहा हूं, जो इस तरह की सोच रखते, हर घर में एक लूला, एक लंगड़ा, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त, इन ब्रीडिंग से पैदा हुए लोग। आप देखिए कि क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं ये लोग। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है इनकी? आटा के लिए, टमाटर के लिए तरस रहे हो। इतना मतलब बढ़िया है तुम्हारा सब कुछ, जो तुम्हारी सोच से 2 नेशन थ्योरी करके विभाजन होके हुआ, क्या मिल गया उससे? किस तरह की क्वालिटी है तुम्हारे पास? और तुम्हें लगता है कि ऐसे लूले लंगड़ों की फौज आके जो है भारत पे, मतलब आके तुम प्रधानमंत्री अपना बना लोगे। मान लिया बना लिया, क्या करोगे? जब ये आदमी कहता है, बाद में ये रोने गाने लगा, जब 2-3, कल मैंने 1-2 ट्वीट किया और उसके बाद कुछ लोगों ने FIR इसके ऊपर कर दिया, तो अब क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है, रोता गाता हुआ दिखता है। तुम जब बोलते हो कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो उससे ऐसा क्या हो जाएगा जो हिंदू प्राइम मिनिस्टर से या सिख प्राइम मिनिस्टर से, दलित प्राइम मिनिस्टर से, इन सब से नहीं हुआ? क्या हो जाएगा ऐसा? मुसलमान तो राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी रहे। हालांकि उपराष्ट्रपति साहब जो हामिद अंसारी जी थे, वो तो ईरान में क्या कर रहे थे, रॉ के जो हमारे एजेंट हैं उनके नाम उजागर कर रहे थे, उन्होंने, कौम तो उनकी हड्डियों तक जकड़ा हुआ था। लेकिन कलाम जैसे भी उदाहरण है। तो ऐसा क्या कर दिया जो बाकी लोग नहीं करते थे? हामिद अंसारी ने तो ऑब्वियसली किया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
तो आप समझिए कि टारगेट इनका वही है। मन में वो जो है ना हुक कि यार हमने 800 सालों तक छोटे छोटे भूभागों पे, पूरा तो भारत पे इन्होंने कभी ये सब किया नहीं, फर्जी की हिस्ट्री जो भी पढ़ा ली जाए, 150-200 किलोमीटर में इनकी सल्तनत जो है सिमट जाती थी, वो बात अलग है। इतने वर्ष रहे फिर भी ताकत थी तुम में तो बना लेते पूरे राष्ट्र को मुसलमान। बना पाए क्या? क्यों हो 13% पे, 14% पे? इतनी अधिक ग्रोथ रेट के बाद भी ये हाल क्यों है? सोचो इस पे शोएब जमाई। और तुम ये जो ख्वाब देख रहे हो ना 25-25 करोड़ करके और फिर मुसलमान बन जाएगा प्रधानमंत्री, तो तुम ये ख्वाब देख रहे हो ना कि मुसलमान बनेगा तो जो हाल पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ और जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ, तुम वही यहां पे भी करना चाहते हो। इसके इतर और तो कोई लॉजिक नहीं है। और ये 1857 की क्रांति में हमने किसने भाग लिया था? कितने लोग थे? ढंग के मुसलमानों को तुम लोग डिसऑन कर देते हो। बाकी जो भी रहा होगा वो तो देश के विभाजन के लिए काम कर रहा था। मुस्लिम लीग क्यों बनी? है कोई उत्तर इसका? मुस्लिम लीग बनाया, उसके बाद देश को विभाजित किया। तो ये तो इनका पूरा का पूरा एक मुझे लगता है कि इनकी ये योजना है कि ये किसी भी तरह से कुछ भी बोल करके एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट की हम ही ने किया था। और मतलब इसका साहस देखिए, दुस्साहस, कि ये बोल रहा है कि तुम्हारे लोग कहां थे, तुम लोगों ने क्या किया था। मतलब लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, शिवाजी, तमाम लोग जो इस राष्ट्र को मुक्त रखने के लिए 400-500 वर्षों से लगातार संघर्षरत थे। और किसके अगेंस्ट वो संघर्षरत थे? मुसलमानों के अगेंस्ट संघर्षरत थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट थे। तो तुम ये क्या बोल रहे हो कि हम जो है अंग्रेजों से तुम 1857 में लड़ रहे थे, उसके पहले क्या कर रहे थे तुम तो सिख गुरुओं को काट रहे थे, तुम तो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे। तो ये तुम्हारा देश है कहां से? शोएब जमाई से मेरा प्रश्न ये है, तुम्हारा देश ये हो कैसे गया जब तुम अपने ही देश के लोगों को मार काट रहे हो और आज भी तुम उसको चैंपियन करते हो? तो तुम्हारा ये देश है कहां से? तुम तो स्वयं को एक घुसपैठिए की तरह, मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा आचरण घुसपैठियों वाला है। तुम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हो कि जिस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तुम सारे हिंदुओं का नरसंहार करोगे। इसके इतर तो तुम्हारे स्टेटमेंट से और कुछ निकल के आता नहीं। एक और वीडियो लीजिए इसका, अखंड भारत। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है। ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। क्या क्या कुर्बानियां हैं तुम्हारे लोगों की। तुम तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज बने बनाए तौर पर यह मुल्क मिल गया है तो मतलब अंग्रेजों की गुलामी। इसको पता होना चाहिए कि बंगाल का नवाब कौन था, अंग्रेजों को भारत में घुसने किसने दिया। ये पूरा का पूरा तो तुम्हारा है भाई, ये तुम्हारे सर पे है, मुसलमानों के सर पे। और तुम ये जो बोल रहे हो कि किसके बाप का देश है, ऑब्वियसली मेरे बाप का देश है। तुम्हारे बापों ने, वो तो मतलब एक जो मुहावरा आता है कि तलवार देखते ही उन्होंने खोल दी अपनी, और अपना जो है जो होता है वो सब करवाया, और उसके बाद तुम लोग की उत्पत्ति हुई है। तुम लोग तो ऐसे डरपोक लोगों के, मतलब शोएब जमाई का खानदान खींचा जाए तो ये तो पता चलेगा कोई भयानक डरपोक आदमी रहा होगा जब भी मतलब ये बने हैं ऐसे। और जो डरी हुई कौम होती है, जो एक्सेसिवली इंफीरियर अपने आप में फील करती है, वही इतने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का दावा ठोकती है, जो बिल्कुल झूठ होता है। शोएब जमाई जो पूछ रहा है किसके बाप का है, हाँ भाई हमारे बाप का है। नदियों का नाम देख लो, उर्दू में है क्या? पहाड़ों का नाम देख लो, उर्दू में है क्या? तुमने 4 जगह के नाम बदल दिए, उससे क्या हो जाता है? वो भी वापस बदला जाएगा। तुम पूजा करते रहो औरंगजेब की। मतलब इन लोगों को तो शर्म से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब जिस अंग्रेज ने, संभव है, यह एक संभावना है ना कि शोएब जमाई तो ऐसा तो लगता नहीं कि अरब से आए थे उनके पूर्वज। अरब वालों से पूछ लीजिए कि भारतीय मुसलमानों को लेकर उनकी क्या, और खास करके शोएब जमाई टाइप के लोग,
उनके क्या विचार हैं ऐसे लोगों को लेकर। आप बात कीजिए कोई भी अरब का मुस्लिम हो, वो तो इन्हें मुस्लिम मानता नहीं है, वो बोलता है ये लोग डरपोक हैं। ऑब्वियसली मैं कन्वर्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो लीनिएज जो है बहुत दूर से जोड़ते होंगे, मैं उसका सत्यापन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोगों को तो मुसलमान ही कंसिडर नहीं करते हैं, बोलते हैं तो डरपोक थे। इससे अच्छा तो भारत के हिंदू हैं, और हिंदुओं की आप देखिए किस तरह से इज्जत की जाती है। वहां पाकिस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, इन लोगों को एक पैसा इज्जत जो बोलता है वो नहीं मिलता है। उन्हीं राष्ट्रों में जहां जाके ये चाहते हैं हमें कुछ भी काम मिल जाए, हमें टॉयलेट साफ करने का ही मिल जाए। तो तुम देखो अपने आप को कि तुम जहां से लीनिएज जोड़ रहे हो, तुम ये जो बोल रहे हो किसके बाप का है, तो हमारे बाप का है भाई, और तुम्हारे भी पूर्वजों का इसमें योगदान रहा होगा, लेकिन वहीं तक जिसके एक जनरेशन के बाद लोग डर के मारे जो है उन्होंने तुम्हारा मजहब कबूल कर लिया। तो इसलिए ये इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इज एक्चुअली इंफीरियोरिटी दैट इज रिसाइडिंग इनसाइड यू। तो शोएब जमई को मतलब अब ये सब हो गया, ये सब कोई बोलने की बात है क्या? आप राह चलते हल्ला करते रहे कि औरंगजेब हमारे बाप थे। अरे औरंगजेब नहीं, तुम्हारे किसी पूर्वज को जो है तलवार के दम पे बोला होगा कि अपना धर्म त्यागो और मुसलमान बन जाओ। ये सब छुपा के रखते हैं बात, ये आउट इन द ओपन ऐसे थोड़े बोला जाता है। अब देखिए क्या कहते हो, मोदी से आजादी, ठीक है, बच्चा आजादी बोल नहीं पाता, बच्चा कहता है आजादी, ठीक है, 3 साल की बच्ची कहती, आप कहते हो उससे बीजेपी से आजादी, ठीक है, ये भड़कान। तो ये एक एक को गोली मारने की बात कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कल को किसी को गोली मार ही दे या किसी योजना, कोई शाहीन बाग टाइप का कुछ करने उसकी योजना में पकड़ा जाएगा और जब जेल जाएगा तो इसके बारे में यही कहा जाएगा कि देखिए पीएचडी के मतलब प्रोफेसर थे और उनको जेल में डाल दिया 1000 दिन के लिए। ऐसे ही लोग, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख के भी इसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां ये टीवी पे जाके खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं को गोली मार देंगे। आओ मारो, शोएब जमई ट्राई करो, ट्राई तो करो, बाहर तो निकलो। निकले थे ना तुम लोग शाहीन बाग में, निकले थे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, क्या हुआ? गिनो जाके शवों के मजहब गिनो और पता करो। ये जो थ्रेट ये लोग देते हैं, देखिए ये थ्रेट ये टीवी से दिया जाने वाला सामान्य कोई नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग निजी जीवन में महिलाओं से लात चप्पल खाते फिरते हैं, इन्हें कोई पूछता नहीं है। इन लोगों के पास एक ही होता है कि ये रैबिड टंग जो है इनका, इतनी विषैली जिह्वा, उसी का प्रयोग करके ये कुछ मतलब ट्रैक्शन पा जाए। ये वहां पे इसलिए ऐसा बोलते हैं ताकि एक जो बहुत बड़ी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतदान वाली नहीं, जो इनको सुनती है, वहां तक ये संदेश देते हैं कि ये कट्टरपंथ लेजिटिमाइज हम कर रहे हैं। मैं टीवी पे बोल रहा हूं, तुम जाके किसी को मार दो। टीवी पर ही तो बोला था ना, उस क्या नाम था उसका, तारिक या जो भी था मौलाना, वो भी तो एक मुल्ला था ना नुपुर शर्मा के साथ, उसने भी इसी तरह की बात की थी। फिर नुपुर जी ने उसको उत्तर दिया और उसके बाद फिर एक कटा हुआ जुबैर जो है, कटा हुआ वीडियो डाल करके और उसने उसको डाल दिया। उसके बाद जो है आप देखिए कितने हिंदू लगातार हर सप्ताह एक एक करके 6 सप्ताह 7 सप्ताह में मरे हैं इतने हिंदू। तो इसके पीछे एक वेल थॉट आउट प्लान होता है कि हमारे मुल्ले मौलवी, आप देखिए इन सब का एक भी मतलब जिस जिन्ना को ये लोग आइडोलाइज करते हैं, कोई आपको दिखता है इस तरह का मुल्ला मौलवी जो अपने आप में इस्लामिक स्कॉलर लगाए हुए हैं? वो कभी आपने टीवी डिबेट में देखा है कि वो बढ़िया से थोड़ा मतलब ड्रेसअप होके आया है? आएगा ऐसे शोएब जमई टाइप का, बकरी जैसा दाढ़ी लिए हुए, मूंछ गायब है, टोपी लगा लिया है, लगता है अब हारमोनियम दे दो मुजरा करने लगेगा, मतलब कव्वाली वहां पे गाने लगेगा। इस तरह का इनका गेटअप रहता है। क्यों रहता है? यह है कि उसी समूह की मैं बात कर रहा हूं जिस तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहता है कि हम यहां पर बैठकर इन चीजों को लेजिटिमेसी देंगे। हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है। आप सोचिए कि नेशनल टीवी की व्यूअरशिप जिस तरह की होती है और उसके बाद इन्होंने कुछ
विवादित बोल दिया, जो कि बहुत बार ये लोग बोलते हैं, वो घूमता रहता है ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पे, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। इसी कारण से ये लोग टीवी डिबेट में जाते भी हैं। हाँ, ये बात और है कि इन लोगों को जो लोग बुलाते हैं, वो टीवी के प्रोड्यूसर्स और एंकर्स, उनको लगता है कि इनकी टीआरपी जाएगी, बट उनको पता नहीं है कि तुम भारतीय समाज को किस स्तर पर प्रभावित कर रहे हो। तो शोएब जमई हो या बाकी मुल्ले मौलाना जो टोपी पहन के आते हैं अलग अलग, वो वहां पे जो बोलते हैं और जिस तरह से बोलते हैं, आप देखिए, वो लगेगा कि मस्जिद में वो बैठा हुआ है और उसके सामने खाली मुसलमान बैठे हो, उसको वो एड्रेस कर रहा है। उसको डिबेट से कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, डिबेट में ये हलाल हराम ये कहां से आता है? आपको मान लीजिए कि एक उदाहरण ही देना था कि एक जो अगर कपल जो है मतलब मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम और हिंदू है या मुस्लिम और क्रिश्चियन है, तो आपको उदाहरण देना है कि उसके बच्चे जो है वो इस्लाम की नजर में हराम होंगे, आपको देना ही है। तो आप बगल में जो है, आप उसको पर्सनली एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली एड्रेस किया गया। क्यों? क्योंकि यह संदेश उन रेडिकलाइज्ड या जो भी मदरसे के हैं, जो तैयार हो रहे हैं अभी, जिनमें खाद पानी डाला जा रहा है इन मुल्ले मौलवियों के द्वारा, उनको वो एड्रेस किया जाता है कि देखो टीवी पे ही लाइव में तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं कि ये है और इनका जो बच्चा है, इन्होंने हिंदू से विवाह किया, ये निकाह नहीं किया, इसलिए इनका बच्चा जो है वो हलाल नहीं है। इन बातों को आप समझिए, कोई सामान्य घटना नहीं है। इन मुल्ले मौलवियों को बुलाया ही इसीलिए जाता है और ये लोग बार बार गाली बात सुनने के बाद भी उन्हीं चैनलों पे वापस इसीलिए जाते हैं क्योंकि लार्जर जो इनका एम है कि हम यहां से बैठे बैठे रेडिकल बातें बोलेंगे, जहर एकदम से यहां से फेंकेंगे और वो रिसीव किया जाएगा। लोगों को लगेगा ये टीवी पे बोला जा रहा है तो रास्ते में मैं क्यों नहीं बोलूंगा। तो ये रेडिकलाइजेशन का एक अलग तरीका है जिसको ये लोग वहां पे जाके लेजिटिमेसी देते हैं। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हरामखोर, एक ऐसी महिला जिसका यहां से न गोत्र का पता, न ओत्र का पता, न कैरेक्टर का पता, वो मुसलमान लड़कियों को कहती मैं ऑफर देती हूं। अब ये देखिए, इसमें काजल हिंदुस्तानी को इसने टारगेट किया है और बोल रहा है कि उसके गोत्र का पता नहीं है। भाई, उसके तो गोत्र का पता होगा, तुम अपने गोत्र का पता करो कि तुम्हारे माँ बाप शायद सेम गोत्र के हों, और ऊपर जाओगे तो हो सकता है दादा दादी भाई बहन निकल जाए तुम्हारे। तुम अपना लीनियज देखो। काजल हिंदुस्तानी का गोत्र मूल जितनी चीजें होती हैं सब उनको अच्छे से पता होगा। अपना देखो यार। और तुम किसके चरित्र की बात कर रहे हो? किसको तुम हरामखोर बोल रहे हो यार? हरामी वो होता है शोएब जमई, तुम्हारे जैसे लोग। सुबोही खान ने तुम्हें बोला भी कि तुम हरामी हो, और पता करना, तुम्हें बहुत ज्यादा दूसरों के गोत्र और कैरेक्टर की चिंता लगी रहती है ना। तुम जाके पता करो कि जो हरामी शब्द है वो तुम पर वो चिपकता है या नहीं। मैं तो पोल एक करवाऊंगा तो अभी तो बहुत लोग बोल देंगे तुम शक्ल से ही वैसे लगते हो, क्योंकि तुम बैठे हुए कुर्सी में, वो महिला वहां पे है नहीं। रहती तो तुमको काजल हिंदुस्तानी बताती कि उसका गोत्र क्या है, और तुम हलाल की पैदाइश हो, हलाला की पैदाइश हो या हराम की पैदाइश हो। और मैं कह रहा हूं कि जो लोग डर के मारे कन्वर्ट हो गए, जिनके पूर्वज, वो दूसरों को, यार तुम कन्वर्ट हुए हो यार, तुम कैसे हलाल हो सकते हो? तुम अगर कन्वर्ट हुए हो तो सोचो ना तुम कि तुम में तो काफिर का खून है ना भाई, तो तुम हरामी ही कहलाओगे ना। तुम हलाल कैसे कहलाओगे? ये सोचने की का विषय है कि जिनके लीनिएज में, कन्वर्ट लोगों में काफिरों का रक्त, क्रोमोसोम, डीएनए सब घूम रहा है, वो कैसे अपने आप को हलाल कह सकते हैं? तो शोएब जमई, तुम अपना चरित्र जो अपने माँ बाप से पता करो, दादा दादी, जो 2-4 में जाओगे पता चलेगा भाई बहन ही थे, और ऊपर कुछ जाओगे तो पता चलेगा कि जो तुम दूसरे को बोल रहे हो ना, सुबोही खान जी के पुत्र को बोल रहे हो, उन्होंने विवाह किया था, वो तो हिंदू मुसलमान जो भी है वो व्यक्ति है, मनुष्य है, उनका पुत्र वो जाने। लेकिन तुम अगर इस विचारधारा में चलते हो
तो मुझे लगता है कि तुम्हें पता करना चाहिए। ऊपर जाओगे, पहुंचोगे तो पता चलेगा कि भाई बहन थे कहीं बीच में, और तुम जो है हलाल नहीं, तुम हराम की पैदाइश जो दूसरे को बोल रहे थे ना कि वो पैदाइश हराम है, तो शोएब जमाई मुझे लगता है कि अपने ही तर्कों पे तुम हराम की पैदाइश साबित हो जाओगे अगर तुम खोजने जाओगे पीछे। तो अब से हाथ धो गए, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो देखिए, इसको, ये सब प्रोफेसर है, मैं बार बार ये सब बीप इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझे दिखाना है कि इस्लाम के जो क्रीम हैं, जिसने पीएचडी की हुई है, जो आईआईटी गया वो बम बना रहा है, जिसने पीएचडी की उमर खालिद ने, वो जो है वो हर घर से अफजल निकला, वो आतंकियों को समर्थन दे रहा है और जो है दंगे करवाने में मतलब लगा हुआ है। पढ़ेगा लिखेगा, ट्विन टावर में जाके टकरा देगा हवाई जहाज। यही है, यही सत्य है इन लोगों का। इस बात को आप लोग समझिए कि ऐसे लोग अगर आपको 5 भी मिल जाए ना, तो आप बहुत अपने आप को मतलब भाग्यशाली मानिए। ये बिल्कुल उदाहरण है उसी कम्युनिटी के जो दिन रात, आप देखिए मुख्तार अंसारी, उसको जेल हो गई, उसका अभी शूटर जो है वो मारा गया, संजीव जीवा करके था, हिंदू था, कोर्ट परिसर में मारा गया। बिल्कुल उसी तरह से मारा गया जैसे अतीक अहमद और उसका भाई मारा गया था। अतीक और उसका भाई चूंकि मुसलमान था, इसलिए कितने दिन तक डिबेट चली मुसलमान हैंडलों द्वारा कि ठीक है वो क्रिमिनल था, लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए था, ये गलत है कि कोई भी आके मार दे रहा है। तो वहां पे अतीक के भी साथी खड़े हो जाते हैं। उसके उलट संजीव जीवा उसी तरह से मारा, वो भी दुर्दांत अपराधी था, लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं कहा कि यूपी में मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये किस तरह इंगित करता है, कहां ले जाता है? ये बताता है कि कौम के लिए, कौम का एक भी व्यक्ति उम्मा के लिए जो काम कर रहा है, क्रिमिनल हो, आर्सनिस्ट हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, दंगाई हो, वो हमारा अपना है और हम उसको लगातार अलग अलग शब्दों के जाल में एकदम लिखेंगे। टेररिस्ट है तो बोलेंगे नहीं वो तो हेडमास्टर का बेटा था, जीवन तो बहुत सरल उसका जा रहा था, एक दिन एक कर्नल ने उसकी कान उमेट दी और उठक बैठक करवा दिया, वो जो है AK-47 लिए घूमने लगा। इस तरह से लेजिटिमाइज किया जाता है टेररिस्टों को। और देखिए इसकी भाषा देखें ना, हराम को, चूतिया, भोसड़ी का, यही सब ये बोल रहा है। ये कहां से? तो मुझे लगता है कि इसके घर में इस तरह के संवाद होते होंगे, इसकी माँ इसके बाप को वो बात बोलते हो, इसका बाप इसकी माँ को बोलता होगा, भाई बहन को बोलते होंगे। अदर देन दैट मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी टीवी डिबेट में सामने वाले को हंस रहा था, चुप हो जाते। तो मजहब तुम्हारा शांति प्रिय है ना, चुप हो जाते। चुप होने से अच्छा कोई उत्तर नहीं होता, प्रत्युत्तर नहीं हुए ना तुमने अपनी औकात बता दी। तुम जिस काजल हिंदुस्तानी का चरित्र पूछ रहे हो, अपना देखो तुम कि तुम यहाँ पे अपना चरित्र स्वयं ही, कि मुंह नहीं अंडरवेयर है, खुला और टट्टी कर दिया तुरंत। इस तरह के लोग ये लोग हैं। एक ये देखो, और टीपू सुल्तान को आप गालियां दे रहे थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। तुम्हारी आने वाली 100 नस्लें भी। एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। ये भगवा का सफाया करवा रहे थे बेचारे, मतलब इनको लग रहा है कोई भगवा का सफाया तुम्हारे वो बाप नहीं करवाया। मतलब औरंगजेब था ना, उसी अभियान पे निकला था। जब वो तुम्हारा बाप दादा जिसको मानते हो, भले ही नाजायज ही सही, वो नहीं कर पाया तो तुम कहां से कर पाओगे भाई? तुमको इसका सफाया करने के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ेगा, जो मांग रहे थे तुम। इसी तरह से भिक्षाटन करोगे, भिख मंगाई करना है, पंचर साटते रहो, यही सब करो और साटते साटते जो पैसा इकट्ठा हो उसका बम बना लो कहीं जाके। यही सब करके 2 बम कहीं फोड़ लोगे और तुम्हें लगेगा हाँ बहुत बहुत सक्सेसफुल हो गए, उम्मा के लिए हमने कुछ काम कर दिया। यही सोच है इन लोगों की।
भगवा का तुम सफाया करोगे बे? मतलब आग है भगवा, आग सफाया करोगे? आग देखकर तुम्हारी फट जाती है। पाकिस्तान की मुझे लगता है 65 या 71 की 71 वाले युद्ध में ये लोग तो डर के मारे भाग रहे थे। भारतीय सेना जब बम फोड़ने लगी, टैंकों को नष्ट करने लगी, उसमें आग लगने लगा, भाग गए डर के मारे। तो भगवा वो आग है, आग का रंग है भगवा, जो जाता है ना पवित्र कर देते हैं। तो ये सब मत सोचो कि भगवा का सफाया हो जाए। इटर्नल है भगवा, जब से दुनिया है तब से है, और तुम कन्वर्ट हुए, रिकन्वर्ट हुए, घर वापसी होगा हो सकता है किसी पीढ़ी में, तब तक भगवा रहेगा। तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी पीढ़ियां नहीं रहेगी, भगवा रहेगा और हिंदू भी रहेगा, क्योंकि हम सनातन हैं बाय डेफिनेशन। तुम्हारी तरह के लोग नहीं हैं, मतलब कहीं से उठा के ट्रांसलेशन कर लिया और मतलब खैर छोड़िए। अब देखिए इसका मतलब थ्रेट्स, ये जो इशू करता है, इसका पूरे खानदान का पता है हमारे पास, और क्या असली चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ बोलते नहीं, सीधे घर तक जाते हैं। मुंबई में स्वागत की तैयारी जोरों पे है, कानून अपना काम करेगा, न्यूज मिलेगी। ये जो है ये हिंदुओं को थ्रेटन करता है इस तरह से। इसी तरह से एक जो 72 बुरे फिल्म बना रहे हैं उनके लिए ये अजमेर 92 और 72 हुट, तो ये अशोक पंडित हैं इसमें शामिल। तो उनको ये बोल रहा है कि इन एजेंडाधारी लोगों को रोकना जरूरी, रजा अकादमी मुंबई अभियान को लीड करे, अशोक पंडित मुंबई में ही रहता है, बाकी हम देखते हैं। ये सब इसने किया। उसके बाद फिर ये शांतिपूर्ण विरोध ब्रैकेट में लिखता है अजमेर 92 के बारे में, और मतलब फिल्मकार को बोल रहा है पहले हमें दिखाओ ताकि विवाद ना हो, इजाजत नहीं दी जाएगी, हम लोग सहेंगे नहीं, ये सब जो है फलाना ढिमका इसने किया। अब क्या हुआ इसके साथ कि जब इसने इस तरह के थ्रेट्स इशू करने शुरू किए, ये सब मैं जितना मैंने दिखाया है मोस्टली जो ट्वीट ये सब है, ये पिछले एक सप्ताह के ही हैं। एक सप्ताह में इसको इतनी गाली पड़ रही थी तो रीच बढ़ता है। तो ऐसे लोग तो इस बात में बिलीव करते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो रहा है, इस टाइप का बहुत गाली इसको पड़ रही है। इसको लगा मेरी रीच बढ़ रही है, मेरा जो 13-14 हजार मतलब ट्विटर पे है फॉलोअर्स, तो और भी आ जाएगा, इस तरह की सोच लेके ये चल रहा था। हालांकि वो सोच जो है प्रतिफलित होता दिखता नहीं। ये पूरा जहर जो है बोए जा रहा है, और ये देखिए ये कहीं नहीं निकलने वाला। ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे आपको लग जाएगा कि बाप रे, मतलब ये कितना मतलब एकदम ही फेल्ड टाइप का आदमी, गया गुजरा आदमी है, कि थोड़ा सा तुमको 4 लोगों ने ट्रेंड नहीं करवाया कि अरेस्ट शोएब जमाई, ये पूरा सा इसकी मतलब कहते हैं ना कि फट के फ्लावर हो गई। ये इसके क्लैरिफिकेशंस अब पढ़िए। इन सारे ट्वीटों पे तो मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी अजमेर 92 वाले में। अब ये आप पढ़िए कि ये अब बोल रहा है कि मैंने कोई हेट स्पीच कहीं पे भी नहीं दिया है, और ये जो भी चल रहा है मतलब मैं मतलब चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं, आंख खोलने के लिए कहा कि अखंड भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, वह शायद हमें और भी नुकसान पहुंचा सकता है। और ये नीचे जाते जाते पूरा कि मैं भारत माँ से प्यार करने वाला हूं और पसमानदा मुसलमान हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, जिस शोएब जमाई के रोम रोम में भारत बसा हो, भला देश विरोधी बात कैसे कर सकता है। ये इसने जो है एक माफ कीजिएगा, ये क्लैरिफिकेशन इसने दी। एक ये क्लैरिफिकेशन तब आई जब इसको लगातार लोगों ने पेलना कल शुरू किया। पूरा दिन कल ये पेला गया, मार भी बेचारा खा लिया मतलब रात में। तो इसका दिन जो है बहुत खराब बीता है पूरा का पूरा, और उसके कारण इसको इतना डर लगा। जो अभी ये भगवा का सफाया कर रहा था ना, और दूसरों के गोत्र और चरित्र पूछ रहा था, तो लोगों ने इससे पूछना आरंभ कर दिया, और उसके बाद इसकी ये स्थिति हो गई कि ये प्रधानमंत्री से और पुलिस से अपने पसमानदा मुसलमान होने की बात कर। आप सोचिए,
मतलब ये कल तक जो है ये बोल रहा था कि मतलब हम हमारे बाप का हिंदुस्तान, ये सब, अब तुरंत आके मैं पसमानदा मुसलमान हूँ, सबसे ज्यादा सताया हुआ मुसलमान हूँ और मुझे सुरक्षा दी जाए। ये भी एक सत्य है इन लोगों का, जो जितना मतलब छाती में ये हवा फुला के ये घूमते रहते हैं ना, आप इनका सत्य जानोगे, इन लोगों को थोड़ा सा ये थ्रेटन फील होते हैं, ये बिछ जाते हैं, तुरंत बिछ जाते हैं। अब क्लैरिफिकेशन नंबर 2 आप जो है इसका पढ़िए। अब इसने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है वो मतलब दे रहा है कि मैंने तो कटाक्ष किया था, और वो एक व्यंग मतलब तो विकलांग होता है, व्यंग ये कहना चाह रहा है। इतनी सी बात लोग जो है समझते नहीं। अब कटाक्ष तो मैं भी करता हूँ, व्यंग तो मैं भी करता हूँ, लेकिन सबको पता होता है सामने वाले को कि कौन क्या बोल रहा है। जब तुम थ्रेटन कर रहे थे, और मुझे लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ये कर रहा था, जब वो अखंड भारत की बात या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तब वो बोल रहा था कि हाँ बनाओ, 25-25 हो जाएंगे। तुम जब 75 करोड़ और मुसलमान प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, तो अब क्यों तुम डर रहे हो कि मैं तो कटाक्ष कर रहा था? कटाक्ष नहीं कर रहा था शोएब जमै, तुम उसी से पैदा ही हुए हो। तुम जब कंसीव किए गए होगे ना, 4 महीने से जब बच्चा सुनने लगता है बाहर की आवाजें, तब से तुम लोग ये गजवाए हिंद माथा में लेके चल रहे होगे। और जब तुम्हें लग गया कि नहीं अभी जूते पड़ रहे हैं मुझे, तब तुम इस पे आए हो कि मैं तो पसमानदा हूं, मैं तो व्यंग्य कर रहा था, मैं तो कटाक्ष कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जान से मारने की धमकियां। तुमको कौन जान से मारेगा यार? तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जा रहा है, तुमको टीवी डिबेट में ना कोई बुलाए, तुम तो दर-दर की ठोकरें खाते फिरोगे भाई। तुमको क्या आता है? तुम्हारा ज्ञान देख के लगता है कि तुम जो भी विषय पढ़ रहे होगे, पढ़ा रहे होगे, तुम किसी तरह से किसी के चाट वाट के वहां तक पहुंचे हो। तुमको देख के नहीं लगता है कि तुम प्रोफेसर हो सकते हो। क्या ज्ञान होगा यार? तुम क्या सिखा रहे होगे बच्चों को? बच्चों को यही सब सिखा रहे होगे, 2 नेशन थ्योरी क्या होता है, बांग्लादेश को कैसे मिला लेना है, पाकिस्तान आ जाए फिर चुनाव होगा, मतलब शेख चिल्ली के सपने जो है देखे जा रहे हैं कि मतलब ये सत्तू बेच के मैं एक बकरी खरीदूंगा, फिर बकरियों से ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी, फिर उनको बेचूंगा, तो वही एक डंडा पड़ा, सारा सपना फूट गया। तो वही है इनका ये क्लैरिफिकेशन। एक और मतलब ये क्लैरिफिकेशन देते देते थक नहीं रहा है। अब ये बोल रहा है अखंड भारत के विचार का समर्थन करना भला कब से देशद्रोह हो गया। ये इन्होंने मतलब अपना बोला है कि मैं जो है ऑनलाइन सेक्सुअल परवर्टाइजेशन को लेके अभियान चला रहे हैं ये जमाई साहब। जो दूसरों को हरामखोर बोलता हूं, महिलाओं को खास करके, किसी हम मजहबी महिला के पुत्र को हराम की पैदाइश बोल रहा है, वो आपको लगता है कि ये ऑनलाइन सेक्सुअल परवर्टाइजेशन के ऊपर ये मतलब कोई अभियान चला रहा होगा? मुझे तो लगता है ये निजी जीवन में स्वयं एक परवर्ट होगा ये। ऐसे ही लोग हराम और हलाल ज्यादा करते हैं, जिनका पूरा जीवन हराम में ही बीतता है ना, वो ये क्रिएट करते हैं इस तरह का फसाद कि नहीं नहीं ये मैं तो जो है हलाल हूं एकदम, इस तरह का। ये वो लोग हैं। और ये जो दिन भर माँ की, बहन की और इस तरह की गालियां दे रहा है दूसरों को, महिलाओं को, ये बोल रहा है कि मैं, तुम यार योजना बना के चल रहा है पूरा का पूरा लव जिहाद, उस पे तुम देखो ना, अपने लड़कों को रोको, उस पे तुम कुछ नहीं, उस पे तुम एक भगवा लव ट्रैप लेके कहीं से चले आए हो, जिसमें आज तक एक केस नहीं है किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की को मार दिया हो। जबकि लव जिहाद का तो आज भी एक केस हुआ है, भले दिल्ली पुलिस उसको नहीं मान रही है। शाहरुख नाम का लड़का था, 21 साल का, 10वीं पास, सिलाई कटाई करता था किसी दर्जी के पास, और वो जो है एक लड़की की वीडियो बना ली है, और लड़की ने केरला स्टोरी देखी है तो वो जगी है थोड़ी, पुलिस के पास हो गई, उसको थ्रेटन कर रहा है कि तुम हमसे ब्रेकअप काहे कर लियो, बात नहीं करोगे तो तुम्हारे वीडियो डाल देंगे। पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस का एक नहीं, ये लव जिहाद नहीं है। और वो हिंदू नाम से वहां पे गोलू या इस तरह का कुछ नाम बता के रह रहा था। ऐसे लड़कों को रोको ना यार। तुम कहां अपना मतलब इन सब चीजों में, तुम्हारे जैसे लोग ना
कॉन्डोम की तरह यूज किए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। तुम वही हो। तुम्हारे जैसे हजारों रेडिकल आएंगे, टीवी चैनल वाले अपने हिसाब से उनका यूज करेंगे, तुम्हारा समुदाय अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करेगा, अंत में तुम फेंक दिए जाओगे। कोई देखने वाला नहीं होगा शोएब जमई, इसलिए सुधर जाओ। अब मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगा। Pikachu man, do you think the new incident took place to divert us from what he said about Muslim PM? नहीं, ये साले डाइवर्ट वाइवर्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। नेट पे डल गया है ना, तो वो निकलता रहेगा, वो लगातार चलता रहेगा। लोग डाइवर्ट नहीं होते हैं इससे, और यही तो इनकी मंशा है ना, यही इनकी मंशा। ये आज ना करा कर रहा है। हमारे मित्र हैं शशांक, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये सब कर दिया है, दिल्ली पुलिस में जाके एफआईआर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला है, 2 उसके ऑर्डर साइट किए गए हैं कि इसको ये हेट स्पीच दे रहा है, भगवा का सफाया करेगा और ये करेगा, तो वो सब पे चल रहा है। तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को। ये जो जहर जो बो रहे हैं ना, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई डाइवर्जन नहीं, हम फोकस्ड हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, हम जानते हैं। वो डाइवर्ट अपना करने के लिए ठीक है, वो जूता खा लिया या ये सब, हर चीज कोई प्लान का हिस्सा नहीं होती है, कुछ चीज हो जाती है, तो उसमें हमें उस तरह से नहीं देखना चाहिए। अरुण जी धन्यवाद। 100 में नहीं करोड़ में भी 1 M अंदर से अच्छा, अब देखते हैं। पूनम जी धन्यवाद। सूबे सिंह, you are truly doing great work. Why these people are not excluded from TV debate? Should we also stop watching such news channels like Bollywood? देखिए, चैनलों का मैं थोड़ा सा मीडिया के ऊपर बोलना चाहता हूं कि मीडिया में क्या चल रहा है। मीडिया से ही जुड़ा एक अल्ताफ भाई का भी प्रश्न है, तो वो भी ले लेते हैं। Why does this person even matter? Why are we even talking about it? By the way, Ajit ji, Ravi's posted a video on 1000 days of Umar Khalid. Any plans of a Baqaid की report style satire? इसमें ऐसे लोग मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि ये लोग नहीं हैं, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, कि ये अब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दड़ियल टोपी वाली कम्युनिटी की, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बता के टीवी डिबेट में जाता है और रेडिकल बातें करता है, वहां पे महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। इन लोगों को जब तक हम अटैक नहीं करेंगे, और हमें ही नहीं, बाकी जितने लोग कमेंट कर रहे हैं या ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, इन सबको करना चाहिए, ताकि वैसे लोग जो इनसे प्रभावित होते हैं वो बचे। और टीवी वाले जो है, इस पे अभी सूबे सिंह ने पूछा, हाँ, टीवी चैनल को डिस्कार्ड करना चाहिए, या फिर जो हिंदू प्रवक्ता है या विश्व हिंदू परिषद के या बाकी से जुड़े लोग, वो बोल दें कि अगर कोई भी ये इस्लामिक स्कॉलर और इस तरह का चीज आएगा, हम नहीं आएंगे। आपको 72 हुरों पे चर्चा करनी है, आप 8 मुसलमान पैनलिस्ट बिठा लो, हम नहीं जाएंगे वहां पे। हिंदू क्यों चर्चा करेगा 72 हुरों पे? जिसको करना है करो। हलाला होता है कि नहीं, ये मुसलमानों को बिठा के चर्चा करवाओ, तो उनके माध्यम से होना चाहिए। लेकिन वही है कि हिंदी टीवी मीडिया जो है वो इतनी सड़ गई है, और सड़ गई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अमेरिका ने जिस फॉर्मेट को 40 वर्ष पहले अमेरिका में जो फॉर्मेट आया था, 20 साल वो फॉर्मेट वहां पे चला, तब भारत ने उस फॉर्मेट को 20 वर्ष पहले उठाया। और जब 20 साल पहले अमेरिका जिस फॉर्मेट को छोड़ चुका है, जो भारत ने उठाया था उसी समय में, वो आउटडेटेड फॉर्मेट अभी तक भारत में चल रहा है हिंदी पत्रकारिता में। ऐसा नहीं है कि अमन चोपड़ा, एक बार उसने वहां पे माँ बहन की गाली दे दी, तुमने दोबारा कैसे बुला लिया भाई? अमन चोपड़ा से या बाकी जो भी नाविका कुमार है, या जो भी, नाविका कुमार का आज ही सुबह में एक मैं वीडियो आया था, उसमें जो है टीएमसी के और कांग्रेस के 2 प्रवक्ता जो है बाताबाती खूब करने लगे, गाली देने लगे एक दूसरे को। उसने पहले बोला कि मत कीजिए, ये उचित नहीं है,
और 10 सेकंड में हम देखते हैं कि दोनों गालीबाजों को स्प्लिट स्क्रीन पे डाल दिया गया। ये कौन कर रहा है? ये टीवी डिबेट के प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो टीआरपी के चक्कर में करते हैं, उनको लगता है कि मनोरंजन हो रहा है और ये चलो। तो जब तक इसका प्रतिकार नहीं होगा, ये बात शोएब जमाई की नहीं है, बात पूरे टीवी डिबेट के कल्चर की है कि तुम किसको बुला रहे हो, एंड हु गिव्स अ शिट अबाउट 72 हूर्स। अगर ऐसी फिल्म बने तो फिल्म मेकर को बुलाओ, फिल्म समीक्षक को बुलाओ, उसके बाद चर्चा करो। ये कौन नहीं जानता है कि मुसलमानों को जिहाद में 72 हूरों का वादा करके जो लड़वाया जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं यार। तो इसमें इस्लामिक स्कॉलर को क्यों बुलाना, क्या मतलब है उसका? और अल्ताफ जी ने जो पूछा कि बकैत की रिपोर्ट उमर खालिद पे, देखते हैं मतलब क्या होता है कि मैं उससे बोर हो गया हूँ, एक ही तरह की इतनी बातें करता रहता है, तो मैं उतना अधिक लगातार टारगेट नहीं करना चाहता, उसमें लगने लगता है कि बिना काम का एक रूटीन टाइप का हो जाता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ है। बट मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ कितना मतलब कितना मैटर है वहां पे। आयुष्मान गुप्ता, पप्पू बोलना चाहता था मोहम्मद की दुकान, गलती से बोल दिया मोहब्बत की दुकान, हो सकता है। मिलन जी धन्यवाद। डॉक्टर वीगर, शोएब जमाई said something pathetic but he is absolutely right according to Islam. Subuhi Khan calls herself as Sanatani Muslim and what she says about Islam are total lies, confused, already deluded Hindus. देखिए इसमें क्या है कि कुछ चीजें कॉमन सेंस से बोली जाती है, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम हो और वो कॉमन सेंस की बातें कर रहा हो तो वो कुछ गलत कर रहा है, नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कि इस्लाम में जो जो बातें बोली जाती हैं उसी का तो प्रोपगेशन हो रहा है, लेकिन इस्लाम में कुरान में ही 26 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों को मारने की, उनके बच्चियों के बलात्कार की, लाशों के साथ बलात्कार करने, इन सब पे, स्लेव्स के बारे में, इन सब के बारे में कुरान में लिखा हुआ है। तो क्या उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए? तो टीवी पे जब ये वही बातें बोलते हैं जो आज के सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, तो उसका जो है अपोजिशन होना आवश्यक है। और वहीं कोई दूसरा जो सनातन वैल्यूज को लेकर के अपने आप को एक अलग तरह से आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, अपने आप को रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं बनाना चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। अजीत जी धन्यवाद, लव कुमार धन्यवाद आपका, राकेश जी धन्यवाद। जो भी बोलो, लाइव टीवी पे मस्त गाली दिया, अब क्या किया जाए? ये दुर्भाग्य है कि और ये प्रोड्यूसर भी जानता है कि इस तरह के रिएक्शन आएंगे, इसी कारण वो लोग ऐसे लोगों को प्रमोट भी करते हैं। यशवंत, हम आपको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंटेंट वाइज? हम हैदराबाद से हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रॉब्लम्स भी एक बार देखना है। देखिए हैदराबाद में अगर कुछ ऐसा होता है जो जिसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल का हो तो ऑब्वियसली वो पिक किया जाता है। और लेकिन हाँ, हैदराबाद की जो समस्याएं हैं वो लोकसभा चुनाव होगा उस वक्त उस पर भी डिस्कशन होगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइड लोग डिस्कशन करते हैं। बट क्या होता है कि समाचार हमसे जितना दूर होता है उसकी प्रभाव क्षमता जो है हमारे ऊपर वो उतनी ही कम होती चली जाती है। इसको प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है मीडिया के टर्म में, कि जितनी दूरी है उतना हमसे मतलब हम उतना केयर नहीं करते हैं उस हिसाब से। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि जो साउथ के समाचार हैं वो बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। समस्याएं तो हर जगह पे हैं, कन्वर्जन का और लव जिहाद का, ये सब का समस्या जो है, इन सब से संबंधित कुछ हो और ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं, बाकी जगहों पे। और इन सारी बातों पे आजकल चर्चा बहुत अच्छे से हो रही है, गहन तरीके से हो रही है, तो वहाँ कीजिए। हम लोग की टीम बहुत छोटी है, बैंडविड्थ उस तरह का नहीं होता है कि हम हर जगह के हर मुद्दे पे चर्चा कर सकें। संदीप कृष्ण जी बहुत बहुत आभार।
संतोष जी, चैनल्स हु विल कॉल हिम वी विल बॉयकॉट चैनल, ये भी एक तरीका है ताकि उन लोगों को एक संदेश तो जाए ही। Muslims oppose British to bring Khalifa in Turkey. अरब कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रदरहुड वाले लाइक कुवैत, कतर मोदी को पसंद क्यों करते हैं लाइक यूएई, सऊदी? ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का हो गया। फिर भी क्या होता है, देखिए कोई किसी को पसंद नहीं करता है जब आप नेशंस के संदर्भ में चर्चा करते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट बिजनेस। कौन कितना बिजनेस ला सकता है, कौन कितना बड़ा मार्केट ऑफर कर सकता है, केवल यही। मतलब इन्हीं लोगों के यहाँ भारतीय लोग फंसे हुए रहते हैं। कहाँ मदद कर देता है मोदी को, भले वो एक मतलब हाईएस्ट ऑनर दे दें, ये सब दे दें, लेकिन वो केवल और केवल इसलिए होता है कि हमें बिजनेस चाहिए आपका, आपके यहाँ मार्केट है, आपके यहाँ कंजम्पशन है, हम वहाँ पे करना चाहते हैं हम कुछ कहीं पे। आप देखिए कि मोदी जी ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के लिए किस राष्ट्र की कंपनियों को सबसे अधिक बुलाया, आपको जान के आश्चर्य होगा। आयुष्मान जी, आप अपना टाइम रविश कुमार पर वेस्ट मत कीजिए। कीप ऑन एनलाइटनिंग अस विथ मोर नॉलेज, फॉर एग्जांपल दैट वीडियो वेयर यू एक्सप्लेन तहर्रुश। रविश एक तरह से वो कॉमिक रिलीफ वाली बात हो जाती है कि रविश कुछ कर रहा है, लोगों को पसंद आता है तो बीच बीच में करता हूँ, बट ऑब्वियसली जब तक एक टाइम था जब हर दिन मैं मतलब वो जहाँ भी कुछ भी लिखता था हर दिन या हर सप्ताह ऐसा करता था, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी कि ऐसे जो एजेंडाबाज लोग होते हैं वो कितना हार्म कर रहे हैं और उनको डीलेजिटिमाइज करना, उनका सत्य जो है बाहर लोगों तक लाना और ये बताना लोगों को कि इस तरह से तथ्य लेकर ऐसे लोगों पर आक्रमण करो और इन लोगों को घुटनों पे झुकाओ। तो वो पर्पस हुआ करता था। अब तो बस थोड़ा-सा मतलब एजेंडा तो आज भी चला ही रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अब तो मज़े लेने के लिए सब वो होता है ना टॉयिंग, तो वो चल रहा है। इन लोगों को पता है कि मीडिया अटेंशन देगा इसलिए ये बोलते हैं। न्यूज़ चैनल्स भी हमारा कहाँ सिंसियर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर डिबेट ज़ीरो। यही तो कारण है कि यूट्यूब पे व्यूअरशिप अधिक है। अभी एक और उदाहरण देता हूँ अमेरिका से। टकर कार्लसन करके एक फॉक्स न्यूज़ का जर्नलिस्ट था, उसको निकाल दिया किसी कारण से और वो उसने ट्विटर पे अपना मोनोलॉग 10 मिनट का डालना शुरू किया। वो जा रहा है 50 मिलियन व्यूज़ इस तरह से, वो भी 10-10 12-12 घंटे में। और जिस कंपनी को छोड़ के आया है उसका पूरे प्राइम टाइम का व्यू 2 से 3 मिलियन नहीं हो पाता है। तो ये बताता है कि लोग उब गए हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज हैं और जिस तरह से वहाँ पे एक बायस्ड नैरेटिव लेके और समबडी इज फीडिंग यू कि आपको क्या बोलना है, क्या पूछना है, सब कुछ मैनेज्ड होता है। लोगों का विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है और मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में जब ट्विटर पे और यूट्यूब पे इन सब पे आप देखेंगे अधिक लोग आएँगे, जो आप कहते हैं कि छोटे-छोटे स्थानीय स्तर के जर्नलिस्ट जो है वो अधिक आएँगे और उनकी रीच भी अधिक बढ़ेगी। टीवी चैनलों का वर्चस्व धीरे-धीरे घटेगा। देखिए, चूँकि वो हर घर में एक साथ पहुँच रहे हैं और लोग ट्रेडिशनली एक पीढ़ी जो है, अभी तक हमारी भी पीढ़ी वो टीवी पे देखती है। कुछ लोग मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा देखता है और कुछ लोग जो है यूट्यूब पे भी कंज़्यूम करते हैं। वो जब तक नहीं जाती है, वो ट्रेडिशन चेंज नहीं होगा टीवी के व्यूअरशिप का, तब तक तो वो रहेंगे। बट वो दिन मुझे लगता है कि 5 से 10 वर्ष और उसके बाद टीवी का रेलेवेंस जो है समाप्त होने वाला है। ख़ास करके मतलब ये जो 24 आवर्स ये जो चलता रहता है कैकोफनी, तो वो जो है वो समाप्ति की ओर जाने वाला है। शोएब जमाई इज़ ए ट्रू मोमिन व्हाइल सुबही खान इज़ मुनाफिक। हाँ, मैं आपकी बात डॉक्टर साहब समझ गया। वो मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे थे। जो जातिगत भेदभाव है उस पर वीडियो बनाएं। ठीक है, कोशिश करेंगे।
ये टीवी न्यूज़ पे डिबेट देख के कोई कन्विंस होता है क्या? थोड़ी हम लोग मान लेंगे कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कन्विंस होने की बात नहीं है। आपको लगता है कि आप नहीं हो रहे हैं तो बाकी भी नहीं हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टीवी पे कुछ भी बोला जाता है उसको परम सत्य, अखंड सत्य टाइप से मानते हैं। तो इन सब बातों को भी हमें देखना चाहिए। और नाभियो जी धन्यवाद आपका। दोस्तों 1 घंटे हो गए हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़ने के लिए। फिर किसी दिन जुड़ते हैं। किसी दिन मैं, चूँकि समय थोड़ा कम रहता है आप लोगों के प्रश्नों के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन जो है 1 डेढ़ घंटे का केवल प्रश्नोत्तर का ही सत्र हो, जिसमें आप लोग जो भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार।